हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज 22 जनवरी है और आज दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं एडिटोरियल पेज पे। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। बैकस्लाइडिंग क्या होता है? डेमोक्रेटिक तो आप समझते हो कि ये डेमोक्रेसी से बना है एक एडजेक्टिव, राइट? डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक अगर बोला जाए तो, राइट? हिंदी वर्ड, लेकिन आपको हिंदी वर्ड नहीं समझना, मतलब समझना है। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। तो ये क्लियर है कि हाँ, बैकस्लाइडिंग है नाउन, डेमोक्रेटिक एक एडजेक्टिव है। तो और ये नाउन कैसे बना है दोस्तों? आईएनजी फॉर्म एक वर्ब का नाउन इक्विवेलेंट होता है, उसको आप लोग जेंडर बोलते हो टेक्निकल टर्म्स में, राइट? तो बैकस्लाइडिंग जैसे रनिंग, स्विमिंग, बैटिंग, ईटिंग, ये सब चीज को नाउन के तौर पे यूज किया जा सकता है ना। जैसे कहते हैं स्मोकिंग इज अ बैड थिंग, वैसे ही बैकस्लाइडिंग यहाँ एक नाउन के तौर पे यूज किया जा रहा है। बैकस्लाइड करना मतलब होता है वापस बुरी स्थिति में चले जाना। ठीक है, वापस बुरी स्थिति में चले जाना। बैक स्लाइड पीछे की तरफ ससरना, स्लाइड मतलब ससरना, बैक स्लाइड पीछे की तरफ ससरना। ठीक है, तो स्लाइड में आप नीचे आते हैं, आप प्रोग्रेस करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। स्लाइड, बैक स्लाइड का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, यानी कि खराब हो जाना वापस से दोबारा। तो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग कहा जा रहा है किसी चीज को। अब किस चीज को कहा जा रहा है आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग इस डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जिन चीजों को वैल्यू किया जाता है उन चीजों को कर्व किया जा रहा है क्लियरली, राइट? डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्यों में गिरावट, राइट? ऐसा ही समझ सकते हैं इसका मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो पीछे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ नहीं। क्यों भाई? ऑन द स्टेट विल्डिंग द एफसीआरए एज अ वेपन। स्टेट मतलब यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेट विल्ड कर रही है। विल्ड करना मतलब क्या होता है? WIELD, विल्ड। जब आप एक वेपन को हाथ में रख पकड़ते हो, तो जैसे कि आप उसको यूज करने वाले हो, तो आप उसको विल्ड कर रहे हो। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं टू पीपल एंटर द बैंक विल्डिंग गन्स इन देयर हैंड्स। ओके, टू पीपल, ए मैन जंप्ड इन फ्रंट ऑफ मी विल्डिंग ए नाइफ। तो मतलब उसके हाथ में एक नाइफ था, और वो ऐसे नाइफ था कि नहीं यूज करने वाला हो। तो जब आप विल्ड करते हो किसी चीज को, ज्यादातर आप गन, हथियार को ही विल्ड करते हो, तो आप ऐसे उसको होल्ड करते हो जैसे आप उसको यूज करने वाले हो। ठीक है, लेकिन विल्ड का एक फिगरेटिव यूज बताता हूं। आप अक्सर फ्रेजेस सुनेंगे, विल्डिंग पावर, विल्डिंग इन्फ्लुएंस, विल्डिंग इन्फ्लुएंस। इसका मतलब होता है पावर रखना, इन्फ्लुएंस रखना। ठीक है, कहेंगे गांधी जी स्टिल wields a lot of influence on the Indian psyche। भारतीय सोच पर गांधी जी का अभी भी बहुत जबरदस्त प्रभाव है। गांधी जी wields great influence, गांधी जी still wields great influence on the Indian psyche। तो इसका मतलब अभी भी गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव है भारतीय सोच पे। ठीक है, तो wield मतलब इस तरह से पावर और इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं सलमान खान wields a lot of influence in the Mumbai film industry, राइट? सलमान खान wields a lot of influence। तो wield मतलब ये हो गया। बैकसाइड मतलब पीछे की तरफ जाना। FCRA, अगर आप इस टॉपिक को जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते तो जान लीजिए। FCRA एक सर्टिफिकेट होता है, एक लाइसेंस होता है, जहां से जो नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और NGOs जिसको कहते हैं, तो NGOs को जो पैसे आते हैं विदेश से, उसके लिए विदेश से पैसे मंगाने से पहले आपको भारत सरकार से एक सर्टिफिकेट लेनी होगी, उसको कहते हैं FCRA। ठीक है, तो FCRA एक लाइसेंस है कि हाँ आप वापस पैसे मंगा सकते हैं विदेशों से। तो बहुत सारे NGO ऐसे हैं जो विदेशों से बहुत पैसा प्राप्त करते हैं हेल्प के तौर पे, फंड्स उनको आते हैं ताकि वो अपना काम कर सके भारत में। तो ये कौन देता है FCRA सर्टिफिकेट? जाहिर सी बात है, लाइसेंस कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट इसको यूज करी वेपन के तौर पे। अगर कहानी आपको पता है पूरी तरह से तो मैं बता दूं कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली की, उस पे इल्जाम लगाया गया था कि वो भारत के हित में काम नहीं कर रही है, कुछ ऐसे काम कर रही है जिसके लिए वो अथोराइज नहीं है, जिससे उसका FCRA लाइसेंस जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था कुछ साल, 1 साल पहले की बात है लगभग। ठीक है, और इसी चीज के बारे में है, ये पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे बेहतर तरीके से। स्टोरी में जाएंगे तो हम लोग। कर्व्स ऑन फाइनेंसिंग ऑफ सिविल सोसाइटी बॉडीज। कर्व्स मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल ऑन फाइनेंसिंग ऑफ सिविल सोसाइटी बॉडीज। जो सिविल सोसाइटी बॉडीज है, यानी मैंने जैसे कहा NGOs वगैरह, उनके फाइनेंसेस पे कर्व्स लगाया जा रहा है। उनके पैसे कहाँ से है, इस चीज पे रोकथाम की जा रही है। डिनोट इरोडिंग सिविल लिबर्टीज।
इस चीज से क्या डिनोट हो रहा है, ये कर्व्स क्या डिनोट कर रहे हैं, डिनोट करना मतलब दिखाना। जैसे आप रेड कलम लेकर के, रेड पेन लेकर के डिनोट करते हो मिस्टेक्स इन द आंसर्स। आपके टीचर्स जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो वो डिनोट करते हैं रेड पेन से आपके आंसर्स, आपकी गलतियां डिनोट करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये डिनोट क्या करता है, इरोडिंग सिविल लिबर्टीज। इरोडिंग, खराब होते हुए, घटते हुए, स्खलित होते हुए, भूस्खलन सुना होगा, राइट। तो सॉइल इरोजन आपने सुना होगा इंग्लिश में, तो इरोजन इरोड से ही बनता है, इरोड से इरोजन बनता है। तो सॉइल इरोजन, इरोड वर्ब। तो कोई चीज जब इरोड होता है या जब कोई बारिश वगैरह कोई किसी चीज को इरोड करती है तो उसको धीरे धीरे घिस देती है। जैसे कि आप सॉइल इरोजन सुनते हैं ना, बारिश होती है और धीरे धीरे मिट्टी कट के निकल जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। तो कोई भी चीज को आप इरोड कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो या बेहतर कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो अगर इरोड कर रहे हो तो। यहाँ सिविल लिबर्टीज, लिबर्टीज मतलब क्या होता है, फ्रीडम, ठीक है। तो जो नागरिकों की स्वतंत्रता है, सिविल लिबर्टीज है, उसको इरोड कर रही है क्या, ये जो कर्व्स लगी है ना फिनांसिंग ऑफ सिविल सोसाइटी बॉडीज पे। तो न्यूज़पेपर किसके साथ है, न्यूज़पेपर साथ है एनजीओ के, एनजीओ के सपोर्ट में बोल रहा है न्यूज़पेपर। ये जो एडिटोरियल है कह रहा है कि सरकार जो है कर्व कर रही है, यानी कंट्रोल लगा रही है किस चीज पे, सिविल सोसाइटी बॉडीज के फिनेंसेस पे, और इससे क्या हो रहा है, सिविल लिबर्टीज इरोड हो रहा है। इरोड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ब है। आप कह सकते हो सॉइल इरोड्स एंड द इरोजन ऑफ सॉइल। तो द हेवी रेन कैन इरोड द सॉइल, ओके, और द सॉइल इरोड्स, इसको अर्गेटिव वर्ब के कैटेगरी में डालेंगे दोस्तों। एक वर्ब की कैटेगरी होती है जिसमें एक वर्ब को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करते हैं। मैं आपको देता हूं एग्जांपल। आई बॉयल द एग्स, यहाँ एग्स ऑब्जेक्ट है बॉयल का, आई बॉयल द एग्स, लेकिन बाद में हम बोलते हैं द एग्स आर बॉइलिंग। दूसरा सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, द एग्स आर बॉइलिंग, तो यहाँ बॉयल का सब्जेक्ट एक हो गया, एक अंडा हो गया। तो जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नाउन हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स को अर्गेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अंडे उबल रहे हैं, द एग्स आर बॉइलिंग, और मैंने अंडे उबाल दिए हैं, आई हैव बॉइल्ड द एग्स। तो उबलना एंड उबालना, अंडे उबलते हैं, आप अंडे को उबालते हैं। तो इसमें एक में अंडा सब्जेक्ट है और एक में अंडा ऑब्जेक्ट है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनका जो सब्जेक्ट होता है वही नाउन उनका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे वर्ब्स को अर्गेटिव वर्ब कहते हैं। इरोड उन्हीं में से एक है। अगर आप इंग्लिश में समझते हैं भाषा को थोड़ा बहुत, तो आप जानते हैं इंग्लिश भाषा का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग होता है। जैसे अगर आप कहते हैं राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो यहाँ लेटर ऑब्जेक्ट है राइट का और राम सब्जेक्ट है। अगर आप लेटर को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो राइट वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा आपको, अ लेटर इज रिटन बाय राम, राइट। तो आप देखते हैं पैसिव वॉइस में आपको बोलना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहां अगर आप उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे द हाउस सोल्ड फॉर 3 करोड़ रुपीज, द हाउस सोल्ड फॉर 3 करोड़ रुपीज, घर 3 करोड़ रुपए में बिका, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर आप सोचोगे पैसिव वॉइस बोलेंगे, लेकिन सेल एक ऐसा वर्ब है जहां पर जिस चीज को सेल करते हैं उसका ऑब्जेक्ट जो होता है वही सब्जेक्ट भी बन सकता है, और उसका हिंदी हो जाएगा बिकना। तो बेचना और बिकना, सारे वर्ब्स अर्गेटिव वर्ब नहीं होते इंग्लिश में। मैं जब छोटा था, बच्चा था, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी समझने में। तो समझिए एक कैटेगरी है वर्ब्स की, उनको अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे इरोड में, सिविल लिबर्टीज आर इरोडिंग, सिविल लिबर्टीज खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। दीज कर्व्स आर इरोडिंग सिविल लिबर्टीज। मैंने सिंपल एग्जांपल्स से भी दिया था, आपको एक और दे देता हूं। आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर, ठीक है, मैंने दरवाजा खोला, इसमें द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है ओपन का। और अगर मैं कह दूं द डोर ओपन्ड, तो क्या हो गया, दरवाजा खुला, द डोर ओपन्ड। यहाँ पर द डोर सब्जेक्ट हो गया ओपन का, बिना कोई वॉइस चेंज किए हुए, पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं पड़ी। तो ओपन भी एक अर्गेटिव वर्ब है। तो आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कैच करने की कोशिश करिएगा कौन से वर्ब्स अर्गेटिव वर्ब्स हैं। आप या तो उनको ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं या तो उनका लिस्ट चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्गेटिव वर्ब का एक लिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर खाना वगैरह बनाने वाले जो वर्ब्स होते हैं ना, बॉयल, कट, स्लाइड, ये सब अर्गेटिव वर्ब्स होते हैं, और बहुत सारे हैं, ठीक। जैसे यहाँ एक सामने आ गया इरोड। इंग्लिश
पढ़ाना बहुत मजेदार चीज होता है अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों, ज्यादा जानकारी लेने वाले हो तो। और जो सोचते हैं जल्दी से जल्दी एग्जाम निकल जाए, तो उनको पढ़ाना थोड़ा सा बोरिंग होता है, क्योंकि वो सीखने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। उनका बस एक फंडा है कि जल्दी से निकल जाए। अरे प्रोसेस को एंजॉय करना होता है, राइट? तभी कोई चीजें होती। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को 3-3 साल तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं अभी भी 3 साल के बाद। क्यों? प्रोसेस फॉलो नहीं किया। नहीं तो 3 साल तो बहुत काफी होता है, मोर देन इनफ होता है एक किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए। आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप रीजनिंग में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश में आप फिसल रहे हो। क्यों? आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। फॉलो द प्रोसेस, ठीक है? तो चले कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ गया ना कि न्यूज़पेपर कह रही है, इसका एडिटोरियल कह रहा है कि डेमोक्रेसी बैकस्लाइड कर रहा है, ठीक है? यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है। और डेमोक्रेसी में लोगों को बहुत फ्रीडम होता है, राइट? वही चुनते हैं, वही डिसाइड करते हैं। तो हाँ, डेमोक्रेसी का बैकस्लाइड हो रहा है। कैसे भाई? क्योंकि गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, वो विल्ड कर रही है एफसीआरए को एक वेपन के तौर पे यूज कर रही है। यहाँ पर यूज करना बोल सकते हैं ना, विल्ड करना? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैंने आपको विल्ड के बारे में भी समझा दिया। अब आगे दूसरे स्टोरी पर चढ़ते हैं। एशिया असेंडेंट। एशिया असेंडेंट, असेंडेंट मतलब होता है जो चीज पावरफुल हो रही है, जो चीज बेहतर कर रही है। तो एशिया बेहतर कर रहा है ना? ऑन द न्यू स्पेस रेस, ये नए स्पेस रेस पे है, एक नया स्पेस रेस शुरू हुआ है आफ्टर जापान पार्शियली सक्सेसफुल मून लैंडिंग। जापान के पार्शियल सक्सेसफुल मून लैंडिंग के बाद द न्यू स्पेस रेस हैज एशियन कंट्रीज इन द लीड। देखिए, अभी इंडिया ने तो एक बहुत बड़ा, कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया स्पेस रेस में, जो लैंडर और रोवर सक्सेसफुली हम लोगों ने चला दिया मून पे। अब हमारे बाद जापान ने भी एक पार्शियल सक्सेसफुल मून लैंडिंग मिशन किया है। तो ये जो नया स्पेस रेस चल रहा है, इसमें एशियन कंट्रीज आर इन द लीड। हैज द न्यू स्पेस रेस हैज एशियन कंट्रीज इन द लीड। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कितना मस्त है। आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? द न्यू स्पेस रेस हैज एशियन कंट्रीज इन द लीड। मैं एशियन कंट्रीज से सेंटेंस शुरू करता हूँ, बोलता हूँ एशियन कंट्रीज आर इन द लीड इन द न्यू स्पेस रेस। एशियन कंट्रीज आर इन द लीड इन द न्यू स्पेस रेस। तो एक बात को अगर आप लैंग्वेज समझते हैं तो कभी इधर कभी उधर मैं बोलूंगा तो आप उलझेंगे नहीं। आप हर एक सेंटेंस को उसी समय समझेंगे जो किसी के मुंह से निकलेगा या किसी जगह आप पढ़ेंगे। जैसे यहां तो मैंने पढ़ा द न्यू स्पेस रेस हैज एशियन कंट्रीज इन द लीड, और मैंने बोल दिया द एशियन कंट्रीज आर इन द लीड। तो आप ये नहीं देखेंगे आर तो लिखा नहीं है, मेरा सेंटेंस अपने आप में सही है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं एशियन कंट्रीज आर इन द लीड इन द न्यू स्पेस रेस, है ना? और जब मैं हैज वर्ब बोलता हूं, द न्यू स्पेस रेस हैज एशियन कंट्रीज इन द लीड। तो नए स्पेस रेस में कौन आगे चल रहा है दोस्तों? एशियन कंट्रीज आगे चल रही हैं। तो मैंने काफी वोकैबुलरी बता दी है आज इसमें ही। और तबीयत भी ठीक नहीं, तो आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्टोरी किसी और दिन, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। बस थैंक यू, कल मिलेंगे, फिर कल पढ़ाते हैं ज्यादा डिटेल में, ठीक है? ओके, बाय। थैंक यू।